हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड परीक्षा की तैयारी के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपकी क्लासें शुरू हो गई हैं। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, जिसका टाइमिंग रहता है 11 बजे से आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासें शुरू हो जाती हैं। गत वर्ष में कैसा पेपर पूछा गया था तो जुड़ सकते हैं, यहाँ से सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है। कल मैंने एक पेपर सॉल्व कराया हुआ था, आज फिर से एक पेपर आपके लिए लेकर के आ गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। यहाँ से जुड़ करके बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे और फ्री में स्टडी मटेरियल यानी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल पाएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी प्यारे भाई बहनों को। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी को दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो टॉपिक वाइज क्लास हैं वो आपको समय से मिल पाए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करें। सभी लोग रेडी हैं? क्लास को शुरू किया जाए। सभी लोग रेडी हैं, तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट में यस कर दीजिए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फुल पेपर प्रीवियस ईयर कैसा पेपर आता है और 2023 में कैसा पेपर आएगा। सरकारी सीट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके साथ ही साथ जो सिलेबस है उसकी टॉपिक वाइज तैयारी चल रही है। 11 बजे से आपकी जो क्लास होती है वो हिंदी की क्लास होती है। ध्यान दीजिए, जो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहती है, संडे को एक पेपर कराते हैं। डेली का जो शेड्यूल है, मॉर्निंग में 11 बजे से आपकी पहली क्लास होती है। इसमें आपको हिंदी टॉपिक वाइज मिल रही है। 3 टॉपिक हिंदी के करवा दिए गए हैं, हिंदी आपको टॉपिक वाइज मिल रही है। इसके बाद में अगली क्लास आपकी 12 बजे से होती है। ये 12 बजे वाली जो क्लास है इसमें आपको रीजनिंग मिल रही है टॉपिक वाइज। रीजनिंग का 2 टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया और हिंदी के 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है। और संडे का शेड्यूल ये रहता है कि 11 बजे से आपको फुल पेपर मिलेगा, फुल पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। कहाँ से तैयारी करी थी आपने? सेल्फ स्टडी करी होगी, है ना? और किस यूट्यूब चैनल से तैयारी करी थी? चलो, पहला क्वेश्चन ये आ गया आपके स्क्रीन पे। पहले शुरू करेंगे जीके से। अच्छा, एक बार ये देख लीजिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, देने की सोच रहे हैं, तो यूपी बीएड जो होता है एंट्रेंस एग्जाम, इसमें 2 पेपर होते हैं। 200 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। पहले वाले पेपर में 100 प्रश्न और दूसरे वाले पेपर में 100 प्रश्न। पहले पेपर में ये जो 100 प्रश्न होते हैं, 50 प्रश्न आपके जीके के आप पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर लैंग्वेज आपकी हिंदी नहीं है, इंग्लिश है, तो फिर इंग्लिश कर सकते हैं। और दूसरे पेपर में जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें रीजनिंग के रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, जिस भी वर्ग से होंगे आप। आपका जो सब्जेक्ट है, आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस के होंगे, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो कॉमर्स के होंगे, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन होंगे, या आप आर्ट स्ट्रीम के हैं, आर्ट वर्ग के हैं तो आर्ट के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहन, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अब शुरुआत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जीके से, क्योंकि जो पेपर है उसमें आपको जीके पहले मिल रही है। तो जीके से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहले जीके के 50 क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। राजा, बबीता, श्वेता, अर्चना, बहुत बढ़िया।
चलिए ध्यान दीजिएगा, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर। दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया, ध्यान से आंसर करिएगा। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की जो आयु है इसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। डेली क्लास पाने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें। ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें और सेशन को लाइक जरूर किया करिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो डेली आपको क्लास मिल पाएगी। दूसरे नंबर पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 को आधिकारिक तौर पर 21 वर्ष से आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जिनका जिनका आंसर यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उन सभी का आंसर गलत है, क्योंकि ये शिक्षक दिवस है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस यानी जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, ये 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसको बहुत ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है। चौथे नंबर पे सही आंसर कर लेंगे। खालसा पंथ की जो स्थापना है ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कब करी थी, तो 1699। कब करी थी, 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 5वां नंबर। 5वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कहना चाहेंगे सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। 5वें नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, छठा नंबर क्वेश्चन है। छठे नंबर प्रश्न में आपसे ये कह रहा, बताइए कि सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है भाई, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब क्या होता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण। ध्यान देना, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपसे पूछा गया है NCTE का फुल फॉर्म क्या है। NCTE का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए, सेशन को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। 7 नंबर पे सही आंसर हो जाएगा नेशनल। N फॉर नेशनल हो गया, C फॉर काउंसिल हो गया, T फॉर टीचर हो गया, E फॉर एजुकेशन। तो नेशनल
सी फॉर काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर पहला वाला ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां नंबर। यहां पर आपसे पूछ ये रहा है कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर थे। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? 8वें नंबर पे सही आंसर बताएंगे। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं, कितने तीर्थकर माने गए हैं? तो जैनवाद के अनुसार 24 तीर्थकर माने गए हैं। ठीक है, जिनमें पहले तीर्थकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जो आखिरी हैं। जैन देव के आखिरी तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। तो राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है 90 नंबर प्रश्न में कि बताइए चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है। मार्बल में, ग्रेनाइट में, क्वार्ट्जाइट में, स्लेट में। निम्न में से सही आंसर क्या होगा? सही है, सही है। श्वेता सुनकर ऋषभ देव पहले। देखिए मार्बल, यहां 90 नंबर पे क्या है कि चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है किसमें? मार्बल में। ठीक है, 90 पे राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्बल ना दिया हो तो संगमरमर दिया होगा, संगमरमर कर लेंगे। मार्बल अगर नहीं दिया गया होगा तो संगमरमर दिया गया होगा, संगमरमर कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 10वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 10वें नंबर में आपसे ये कह रहा है कि एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कब होता है? एक कोई बैंक है मान लीजिए, वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है कब? कौन सी कंडीशन अप्लाई हो जाए? 10वें नंबर पे सही आंसर क्या है? भारत में शेड्यूल्ड बैंक वह बैंक होता है जिन्हें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहां पर देखिए यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे 11वां नंबर। इसमें आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 11वें नंबर पे सही आंसर यहां पर क्या करेंगे? 11वें नंबर पे सही आंसर क्या करेंगे? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 12वां नंबर प्रश्न है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, या किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार मिलता है? किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? 12वें नंबर पे आपका सही आंसर क्या है? देखिए बुकर पुरस्कार कला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार कला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर है। इसमें पूछा गया है चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित है। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। दोस्तों 13वें नंबर पे चौथा खंभा क्या संदर्भित करता है? सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। भाई सेशन को लाइक जरूर करिए। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। तो यहां पर राइट आंसर कर लेंगे प्रेस।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, 13वें नंबर में प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर। इसमें कह रहा भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? 14 नंबर पे भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त को, ध्यान रखिएगा, भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। इसमें 15 नंबर में पूछा गया है, शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं। शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं। ख्याल, ख्याल और ध्रुपद, ठुमरी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए शोभना, शोभना या शोभा गुरुटू भारतीय भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। ठीक है, जो किससे संबंधित है? ठुमरी से। ठुमरी, ठुमरी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर। 16 नंबर में आपसे पूछा ये गया है, 16 नंबर में ये पूछा गया है कि सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? 16 नंबर पे राइट आंसर बताइए। देखिए सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? सौरमंडल के 2 ग्रहों को निकृष्ट की श्रेणी में रखा गया है, वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर। इसमें कह रहा है रेटिनॉल। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? स्पीड में आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आपसे कहना यही चाहेंगे कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप सेशन को लाइक करेंगे तो और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाएगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। इसमें आपके अकाउंट से बैलेंस नहीं कटेगा। तो लाइक अगर इच्छा कर रही हो तो कर दीजिए, नहीं तो फिर आप डिसलाइक कर दीजिए। एटलीस्ट कुछ तो कर दीजिए। मतलब इतनी कंजूसी किस बात की? जो फ्री में हम लाइक कर सकते हैं, उसमें कोई भी हमारे चार्जेस नहीं लगने हैं, तो कम से कम लाइक तो बनता है ना, लाइक कर सकते हैं। अगर इच्छा नहीं कर रही है आपकी तो आप डिसलाइक कर दीजिए। डिसलाइक का भी ऑप्शन दिया गया, आप डिसलाइक कर दीजिए। भाई हम तो चाहेंगे जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं ऐसे और भी लोग जुड़ें। भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि और भी लोगों तक पहुंचाया जाए, शेयर किया जाए, जिससे कि और भी लोग जुड़ पाएँ, वो भी यहाँ से जुड़ करके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। चलिए आ जाइए यहाँ पे। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? 17 पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए करेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर। 18 नंबर में आपसे कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को। किन 2 देशों को ये अलग करता है? बताइए, किन 2 देशों को ये अलग करता है? 18 नंबर पे सही आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसे किसे अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ध्यान रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है 2 देशों को, भारत और श्रीलंका।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर। 19 नंबर ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछा यह गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। उन्नीस नंबर सभी लोग आंसर करेंगे, लाइक नहीं करना तो मत करिए, लेकिन सब लोग आंसर करिए, ठीक है। 19 नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या करेंगे, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 324 में, अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पोंगल त्योहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है। पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है। 20 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पोंगल त्योहार जो है ये तमिल हिंदुओं, मतलब जो तमिल हिंदू हैं वो मनाते हैं, उनका एक प्रमुख त्योहार होता है पोंगल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या करोगे, तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 21 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 19वां राज्य बना, सॉरी 29वां। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा 29वां राज्य बना। तो दोस्तों तेलंगाना करेंगे, तेलंगाना करेंगे जो भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। कब बना था, 2014 में तेलंगाना बना। कब बना, 2014 में, 29वां राज्य। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे पूछा गया जापान की संसद का नाम क्या है। 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 तो जापान की संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है, डाइट नाम है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 23वां नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताएंगे, ओमान की राजधानी कहाँ है। 23 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, ओमान की राजधानी कहाँ है। मस्कट, ऑप्शन नंबर डी, ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया बिहू का मुख्य त्योहार है। बिहू असम का, गुजरात का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, कहाँ का मुख्य त्योहार है ये। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न में सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। बिहू जो है ये असम का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। असम करेंगे, असम यहां पे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 25 नंबर। 25 नंबर में आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली जगह में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। पच्चीस नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा। पच्चीस नंबर पे सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51A। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 26 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए, दूसरा प्रश्न सही होगा। अरे गलत हो गया तो सीख तो गए, समझ तो गए कि अरे ये प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो आप सही कर ले जाओगे। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। 26 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आ जाइए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर आपके स्क्रीन पे।
27 नंबर में आपसे ये पूछ रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। तो 27 नंबर पर राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 2016 से 2030 की अवधि निर्धारित की गई है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 से 2030 तक की अवधि निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, 28 नंबर में आपसे पूछा यह गया है कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, अब ये आपको बताना है। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, दोस्तों 28 नंबर पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है, बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 42 नंबर। करंट के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो करंट में जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि राज्य हड़प नीति से संबंधित है। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। ऑप्शन में है रिपन, करजन, मिंटो, डलहौजी। तो 42 नंबर पे आपका सही आंसर क्या होगा, डलहौजी। 42 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डलहौजी सही हो जाएगा, जो कि राज्य हड़प नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 43 नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस होते क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। देखो इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो मान लीजिए जैसे हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है। अब उसमें इनपुट डिवाइस कैसे समझेंगे, जब हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को तभी प्रोसेसिंग करके वो हमें आउटपुट देता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले इनपुट करते हैं, फिर हम प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। देखो इनपुट हम किससे किससे दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं, माउस से दे सकते हैं, ठीक है, जॉयस्टिक से दे सकते हैं। तो ये किसके सोर्स हैं, इनपुट देने के, ठीक है। और आउटपुट की बात करें तो हमें आउटपुट वो जो मिलेगा वो मॉनिटर पे मिलेगा, डिस्प्ले में मिलेगा। मान लीजिए हमने इनपुट दिया 2 + 2 = 2, तो प्रोसेसिंग होकर के हमें क्या मिला, आउटपुट में 4, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनपुट डिवाइस पूछी गई है, कैमरा है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है। अब यहां पर ध्यान ये देना कि मैंने आपसे बोला कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस तो बता दिया, साथ ही साथ कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। कैमरा इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि पहले कैमरे से क्या करते हैं, पिक्चर को क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तभी तो हमें पिक्चर वो शो करता है कि हमने ये पिक्चर ले ली है, तभी तो डिस्प्ले करता है। तो आउटपुट हमें वो बाद में देता है। तो कैमरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से क्या हमें मिलती है, फोटो कॉपी। प्रिंटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है ये, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सी डिवाइस इनपुट है, ये है, ये है, ये है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 44 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि हिंदी पिक्चर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। नीरज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिंकी गुड मॉर्निंग। बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने ज्वाइन करने में सेशन को। चलिए सेशन को लाइक जरूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएं।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, झक्कास। 44 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 45 नंबर, आपसे पूछा गया है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। 45 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, यहां पर आपसे कह रहा है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? चार विकल्प हैं आपके सामने, पंतजलि, वाल्मीकि, कपिल, गौतम। निम्न में से सही आंसर क्या है आपका? 46 में ऑप्शन नंबर आप सी कर लेंगे, कपिल को। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो कपिल को। अगला क्वेश्चन यहां पर 47 नंबर है। 47 नंबर में आपसे यहां पर यह कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या दिया गया है? प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी हैं, महात्मा गांधी हैं, इनमें से कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 47 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाना है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 48 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? ये क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा जा चुका है, इतना ज्यादा कतई जहर वाला इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? 48 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 49 नंबर। यहां पर आपसे पूछा गया है कि मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक किसने लिखी? 3 से 4 प्रश्न आते हैं पुस्तकों को लेकर के, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं। और एग्जामिनर ज्यादा खुश हो गया तो 4 क्वेश्चन उसने रख दिए पुस्तकों वाले केवल, वैसे 2 मिनिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं पुस्तकों को लेकर के। 48 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या करोगे, बी, सॉरी 48 कह रहे हैं, 49, ऑप्शन नंबर डी, डी सही होगा। मदर पुस्तक किसने लिखी थी? तो मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 50 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू किया तो 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी यानी लागू हुआ भारत में, तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 50 क्वेश्चन आपके जीके के देखो फिनिश हो गए, जीके हो गया आपका। अब आ जाते हैं हिंदी में, अब आ जाते हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन करेंगे। जीके हो गया आपका 50 क्वेश्चन, अब हिंदी में आएंगे। सभी लोग भाई सेशन को लाइक जरूर कर दें। चलो 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि शशक का पर्यायवाची क्या है? समानार्थी शब्द भी कहते हैं पर्यायवाची को। ठीक है, तो शशक का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? तो शशक का पर्यायवाची शब्द जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे आंसर करने में। ठीक है, आंसर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। 51 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा, शशक का पर्यायवाची खरगोश होता है। खरगोश दिया गया ना ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 52 नंबर। 52 नंबर में दोस्तों लोकोक्ति दी गई है, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। यहाँ पर है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? 52 नंबर प्रश्न में लोकोक्ति का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? 52 नंबर प्रश्न में इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसरवादी होना। अवसरवादी होना क्या होगा इसका अर्थ? अवसरवादी होना। ध्यान देना, 52 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसरवादी होना, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग आंसर करेंगे,
सभी प्यारे भाई बहन आंसर किया करिए, बिल्कुल भी संकोच ना करिए कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हमें आता नहीं है। प्रयास करिए, ठीक है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ। सूर्य का पर्याय नहीं है, सूर्य का पर्याय नहीं है, सूर्य का पर्याय नहीं है। सबसे पहले आंसर आया है आशुतोष मिश्रा का। सूर्य का पर्याय नहीं, मतलब सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहां पर ध्यान देना कि भास्कर सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिवाकर होता है, सविता होता है। मयंक जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ओके ओके ओके, चलो नाम इसलिए नहीं लेते ना, फिर लगेगा कि हमने पहले आंसर दिया, हमने पहले आंसर दिया, फिर है ना। चलो अच्छा, 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर डाल करके आप लोग आंसर दिया करें, तो नाम लेने में फिर पता चलेगा कि कौन पहले आंसर कर रहा है, कौन से क्वेश्चन नंबर का। इससे जानकारी नहीं हो पाती, पता चला मैंने जो क्वेश्चन स्क्रॉल किया पहले वाला जो हो गया उसका आंसर किया हो। चलो देखो भैया, 54 नंबर पे आंसर आया झक्कास, नाम रखा करो भाई झक्कास एंटरटेनमेंट, पुनीत कुमार। चलो ए सी बी आ चुका है, ए सी बी 3 ऑप्शन आए हैं, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद किया। तो प्रतिधन एक क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। ये सुंदर सा सरल सा अच्छा क्वेश्चन। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन एक। और यहां पर कौन सी संधि है? तो यण संधि है, ध्यान देना, यण संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, बाटू बटेल राधे राधे, लेट हो गए आप। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर आपसे पूछा गया है जो शास्त्र जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द बताएंगे, जो शास्त्र जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 55 नंबर प्रश्न में जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलो मलिक ऑप्शन नंबर बी, पुनीत ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं भैया बी और डी में कौन सा आंसर सही होता है, उसे बोलते हैं शास्त्रज्ञ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 56 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर क्या शब्द बनाता है? पुराण में इक प्रत्यय, अगर पुराण लिखा हुआ है और इक प्रत्यय यहां पर जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? पुराण लिखा हुआ है, अगर इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? फिफ्टी सिक्स पे सही आंसर पौराणिक बनेगा। क्या बनेगा? पौराणिक, पुराणिक नहीं, पौराणिक बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ध्यान दीजिए, पुराण शब्द में अगर प्रत्यय इक लगा देंगे तो शब्द कौन सा बना लेंगे? पौराणिक। देखो देखो, प्रत्यय होते क्या है? प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में, आखिरी में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या कर दें? परिवर्तित कर दें, बदल दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 57 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, हथियाना तो पूछा जा चुका है, लेकिन ये उससे पहले का पेपर है। तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ये जो क्रियाएं हैं, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों 57 नंबर पे सही आंसर क्या होगा? तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं, इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे डी करेक्ट होगा। नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया ये नहीं होती है। देखो, प्रेरणार्थक क्रिया समझ लो किसे कहते हैं? जो किसी के द्वारा करवाई जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, हम आपसे बोले कि मैंने मेज बनवाई है, तो वहां पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 58 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अगर मीठा शब्द है तो विशेषण है ये, अब इससे हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मीठा से मिठास
क्या बनेगा 58 पे मीठा से क्या बन जाएगा, मिठास बन जाएगा, मिठास। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या राइट होगा, मीठास नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, डी सही होगा, डी सही होगा, डी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 पे आ जाइए ध्यान से। इसमें कह रहा है कि कोई आया है, इस वाक्य में जो कोई शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, चलिए बताइए। कोई आया है, इस वाक्य में जो कोई शब्द है ये कैसा सर्वनाम है। 59 पे सबसे पहले आंसर मलिक ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। देखते हैं भाई किसका आंसर यहां पे सही होगा। पुनीत कुमार ऑप्शन नंबर बी, बाटू पटेल ऑप्शन नंबर डी। नहीं नहीं, बी तो बिल्कुल सही नहीं, किसी भी कंडीशन में बी सही नहीं होगा। दोस्तों कोई आया है, यहां पर जो कोई है ये प्रश्नवाचक तो है नहीं और निजवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। ठीक है, 59 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 60 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्न में से तत्पुरुष समास किसमें है, बताओ कौन सा विकल्प है जिसमें तत्पुरुष समास है। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं पुनीत कुमार, नहीं आती है हिंदी तो आने लगेगी, टेंशन क्यों लेते हो भाई, नहीं आती आने लगेगी, बस कंटिन्यू क्लास ज्वाइन रखो। अभी हफ्ते भर में आप देखना कैसे भागोगे एकदम, धड़ाधड़ आंसर करोगे, धड़ाधड़। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास की क्वालिटी ये होती है कि इसमें तत्पुरुष समास में, आवाज आ रही है ना मेरी, सेशन बफरिंग कर रहा है क्या, लोगों की संख्या कम हो रही है, लोगों की संख्या कम हो रही, क्या बात है। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समास विग्रह करने पर हमें कारक चिन्हों का लोप मिलता है, समास विग्रह करने पर। ठीक है, तो जहां पर समास विग्रह, देखिए अगर समास दिया उसका समास विग्रह कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि इसमें कौन सा समास होगा, तो वहां पर समास विग्रह जैसे ही आप करोगे तो कारक चिन्ह वहां पर आपको मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है यहाँ पे, जैसे यहां पर दिया पथ भ्रष्ट, तो क्या समास विग्रह किया तो क्या हो गया, पथ से भ्रष्ट, क्या हो गया, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, तो यहां पर जब समास विग्रह किया तो हमको पता चल गया पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट यानी यहां पर से मिल गया, और से क्या होता है, अपादान। से अलग होने की सिचुएशन में अपादान, अपादान कारक होता है। ठीक है, तो अपादान यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। हालांकि है तो तत्पुरुष समास, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप क्या करोगे, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, समास विग्रह करके हम तुरंत चट्टे से पता लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, 61 नंबर पे। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, 61 नंबर पे बताएंगे। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, भवदीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, भवदीय। बहुत बढ़िया शिवम गुप्ता, सबसे पहले आंसर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे कबीरदास। कबीरदास ऑप्शन नंबर डी यहां पे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 63 नंबर क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आपको पेपर में छपे हुए मिलेंगे। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य कैसा संबंध है, बताओ। पावक और अग्नि इनके मध्य कैसा संबंध, ये पर्यायवाची है, विलोम है, समनामी है, अवनामी है। तो सही आंसर यहां पर 63 में आप क्या करोगे, देखो पावक क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। पावक क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है।
तो राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 64 नंबर आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक जो है ये किस रस का स्थायी भाव है, 64 नंबर क्वेश्चन पे। शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव है। किस रस का, करुण रस का। अगला क्वेश्चन यहां पर 65 नंबर, इसमें कह रहा है कि वह विद्यार्थी नहीं आया, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। 65 नंबर पे सही आंसर बताएंगे दोस्तों। वह कौन सा विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है। देखिए वह क्या कोई संख्या है, नहीं। क्या कोई मात्रा है, भाई परिमाण बोधक वही होता है जब जहां पर मात्रा हो, तो मात्रा तो है नहीं यहाँ पे। क्या ये कोई गुण है, भाव, नहीं। तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। 65 पे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 66 नंबर है। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है। 66 नंबर पे अज्ञ का विलोम पूछा गया है। अज्ञ का विलोम पूछा है तो राइट आंसर यहां पर क्या करोगे, अज्ञ का विज्ञ होता है विलोम। क्या पूछा गया है, विलोम। तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, विज्ञ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 67 नंबर क्वेश्चन है। बहिरंग का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। बहिरंग का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। बहिरंग का विलोम पूछा गया है 67 पे राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत अच्छे, जक्कास। बहिरंग का अंतरंग होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा ये गया है। देखिए कल पहला पेपर मैंने करवाया हुआ था, ठीक है। आज दूसरी क्लास है जिसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं कराऊंगा 2013 से लेकर के 2022 तक के। हालांकि अगर प्रीवियस ईयर आप देखोगे क्लासों में तो मैंने 2013 से लेकर के 2021 तक पूरे फुल पेपर कराए हैं और 2023 में 23 कह रहे हैं 2022 में कैसा पेपर आया था वो भी मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं पेपर फिर से कराने का जो है ना सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपके 2 पेपर ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, तो धीरे धीरे मैं सब पेपर आपके करवा दूंगा। और जो आपकी क्लासें चल रही हैं टॉपिक वाइज वाली जो क्लासें चल रही हैं उनको ज्वाइन करते रहेंगे तो आपके इधर से टॉपिक कवर होते रहेंगे, तो हम पूरा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर देंगे और उसके बाद में धुआंधाड़ आपकी होगी। प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर सब खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। आपसे ये कह रहा है कि अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है किसमें। देखो अपादान कारक का प्रयोग कहाँ होता है पहले तो समझो। इसका प्रसर्ग होता है से और अलग होने की सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था, यहां पर प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, यहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें प्रयोग हुआ है आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो यहां पर देखिए से का प्रयोग हो गया है और अलग होने की कंडीशन में आपका अपादान कारक से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 69 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बताएंगे। पहले हम आपकी तैयारी इतनी अच्छी कर देंगे और उसके बाद में फिर हम आपको मॉक टेस्ट दे देंगे, ठीक है। फिर आराम से आप मॉक टेस्ट लगाइए। बाकी जो लाइव टेस्ट हो रहे हैं ये भी ज्वाइन करिए, कहाँ गलती हो रही है ये समझिए, स्पीड इंप्रूव करिए। स्पीड बहुत ज़रूरी है, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी तो हर
एग्जाम आपकी मुट्ठी में होगा। 69 पे स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। 69 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट कर देंगे। अच्छा, एक बार सभी प्यारे भाई बहन ये कमेंट कर देना कि कौन किस स्ट्रीम से है, कौन किस स्ट्रीम यानी वर्ग से, साइंस से है या आर्ट से है या कॉमर्स से है या एग्रीकल्चर से। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो सभी लोग, कौन किस स्ट्रीम से है। शिवम गुप्ता आर्ट से है, पुनीत आर्ट, जक्कास भी आर्ट से ही है, आरशी मलिक साइंस, बाटू पटेल भी आर्ट से हैं। सभी लोग कमेंट करिए जिससे जानकारी हो जाए ना, तो फिर उसी हिसाब से क्लासें जो हैं आपकी अरेंज करी जाए। अभी तो कॉमन सब्जेक्ट आपके चला रहे हैं, जीके, हिंदी और रीजनिंग। और भी लोग कमेंट करिए, बाकी लोग कहाँ चले गए। बबीता कॉमर्स, अच्छा इतना सोचना पड़ता है क्या कमेंट करने के लिए? फटाफट से बता दो कौन सा मैं बोल रहा हूं लाइक करने के लिए आपसे। मैटर वो नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप आर्ट से हैं। आर्ट में जितने सब्जेक्ट आते हैं उनसे मतलब नहीं है, बस मैटर करता है कि आप आर्ट से, क्योंकि 4 पेपर छपते हैं, उन 4 पेपर में साइंस का होता है, आर्ट का होता है और कॉमर्स का होता है, एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है, 4 पेपर छपते हैं आपके। अब आप सोशोलॉजी से हो या किसी अन्य सब्जेक्ट से हो, उस वो मतलब नहीं करता है। पेपर 2 का विषय वर्ग के मार्क्स कैसे प्राप्त करें? अरे सब करेंगे, क्यों टेंशन ले लो। हाँ हाँ हाँ, मतलब अब जैसे आपने बीए किया है भाई, आपसे आदमी ये पूछेगा ना आपने बीए किया या बीएससी किया हुआ है, तो आप बोलोगे बीए किया है। सब्जेक्ट नहीं पूछा उससे आपने, मतलब उसने आपसे सब्जेक्ट नहीं पूछा कि आपने कौन से सब्जेक्ट से बीए किया है। आपसे तो केवल ये पूछेगा ना कि कौन सी डिग्री है, आपने बोला बीए, बस ठीक है, हो गया। तो 4 पेपर बनते हैं, साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का, ये समझ लो। ठीक है, बाकी इसमें जो सब्जेक्ट सभी के सेम रहते हैं, वो आपका हिंदी रहता है सेम, जी की रहता है और रीजनिंग रहता है। मतलब 150 नंबर यहाँ पर आपके, जो 150 नंबर कह रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपके सबके कॉमन रहते हैं। बस 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। तो सब्जेक्ट में आप कितने इंटेलिजेंट हो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको क्लासें दूंगा तो उससे आपको पेपर में मिल जाएगा। अब ये नहीं कहता हूँ कि 100% में पेपर आपके सब्जेक्ट वाला फंसा दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 150 नंबर वाले क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, ये फंसाने की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर आज 69 नंबर क्वेश्चन है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या है? 69 पे, 69 पे राइट आंसर देखिए फुर्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 70 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? तुरंग शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? 70 नंबर पे राइट आंसर तुरंग का होता है वाजी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे घोड़ा, अश्व है, सैंधव्य, बहुत पूछा जाता है सैंधव्य, ध्यान रखो सैंधव्य हो गया, ये किसका है? घोड़े का ही पर्यायवाची है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 71 नंबर। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा? 71 पे राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं इस बार, क्या है ना, बुंदेलखंड इस बार जो है बहुत टाइम बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम लेने जा रही है, तो पेपर में परिवर्तन होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो पेपर अच्छा खासा बनने वाला है, क्योंकि हर बार इलाहाबाद बोल रहा हूँ, सॉरी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, यही दोनों पेपर करा रही थी। अब यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी आ गई है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, तो ये कराएगी पेपर इस बार। ठीक है, और इस बार सब कुछ टाइम से होगा, क्योंकि क्या है ना कि कोरोना टाइम से जो आपके सेशन हैं वो बिल्कुल बिगड़ गए हैं।
बहुत ही जल्द आपको नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। सब जानकारी मिलेगी, आप बिल्कुल बिल्कुल पूरा फुल गाइडेंस मिलेगा एंड तक, कभी भी कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अभी देखो, आप करंट में अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम, यही आपका जो चैनल का नेम है ना, टारगेट गोप्ट पोस्ट, इंस्टाग्राम पे आपको आईडी मिल जाएगी, वहां से आप पूछ सकते हो। बाकी नंबर एक पब्लिश कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको कोई जानकारी लेनी है तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 71 पे राइट आंसर बताएंगे तो डोर कर लेंगे, डोर। कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदना नहीं, बुक तक खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब मेरे कहने का है कि मैं जितना पैसा आपका बचा सकता हूँ, समय बचा सकता हूँ और अच्छे नंबर दिला सकता हूँ, वो मैं पूरा प्रयास करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 72 नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर 72 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राम सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 73 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? दोस्तों 73 पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 74 नंबर है, इसमें कह रहा जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, जल्दी से बताएंगे। जहां पर आपको जैसा वैसा मिले, जो सो मिले, वहां पर आपको कर लेना होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। समझ लो भाई बात को, हम क्या कह रहे हैं। जहां पर आपको मिले जैसा वैसा जो सो, वहां पर आप करोगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है 75 नंबर। यहां पर आपसे क्या कहता है कि छा के बारे में सही नहीं है। छा के बारे में सही नहीं है मतलब छा जो है ये ताल्व ध्वनि है, मैंने पढ़ाया हुआ है, वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। छा जो है ये चा वर्ग में आता है, चा वर्ग में, तो कौन सी ध्वनि है? ता ध्वनि है। अच्छा, छा दूसरे नंबर पे आता है तो महाप्राण भी हो गया, क्योंकि महाप्राण वर्ण जो होते हैं दूसरे चौथे नंबर पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका अघोष होगा, कंठ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि छा के बारे में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 76 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भवानी का पुल्लिंग है, भवानी शब्द का पुल्लिंग है। 76 पे राइट आंसर क्या करोगे? भवानी शब्द का पुल्लिंग पूछा गया है, तो भवानी का पुल्लिंग बनाओगे तो भव बन जाएगा। भवानी का पुल्लिंग क्या बनेगा? भव। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट होगा, भवदेव नहीं होगा, भव होगा केवल, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 77 नंबर क्वेश्चन। 77 ध्यान दीजिए, 77 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 77 पे सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा? 77 पे सही आंसर आपका यहां पे क्या होगा? दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को, यानी शब्द समूह को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? ध्यान देना, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे ज्यादा 5 भागों में बांटा गया। पहला है तत्सम। पहला क्या है? शब्द को बांटा गया है उत्पत्ति की दृष्टि से 5 भागों में। पहला तत्सम है, उसके बाद में तद्भव है, उसके बाद में देशज शब्द है,
उसके बाद में विदेशी शब्द हो गया या विदेशज हो गया, विदेशी शब्द हो गया, फिर संकर शब्द हो गया। ठीक है, समझ गए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट करेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 78 नंबर क्वेश्चन है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। एक शब्द बताइए क्या होगा इसके लिए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। 78 पे राइट आंसर बताएंगे। 78 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्लभ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 79 नंबर। इसमें कह रहा है कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। जोड़ने का काम कौन करता है। देखिए, जो शब्द विभिन्न पदों को, वाक्यों को और वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 80 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चलो बताओ जल्दी से, धड़ाधड़ बताओ आंसर। अंतस्थ व्यंजन किस वर्ग के होते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, या, र, ल, व। तो कौन सा वर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 81 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। 81 पे सही आंसर क्या करोगे। अस्तित्व, थकावट, हरियाली, ये तीनों शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। बेईमान जो दिया गया है इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, मतलब ये इसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ये विशेषण है। क्या है, बेईमान व्यक्ति, ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे। गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। गुणवाचक विशेषण निम्न में से कौन सा नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए, ईमानदारी गुणवाचक विशेषण है, नरम गुणवाचक विशेषण है, सुगंधित गुणवाचक विशेषण है, बहुत गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 83 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। कौन सा शब्द है जो अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है, मतलब अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अमी नहीं होगा। अमी किसका होता है, अमृत का होता है। ठीक है, अमी किसका होता है, अमृत का होता है। 83 पे ऑप्शन नंबर आपका यहां पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सूत, सूत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। सूत शब्द का तत्सम पूछा गया, तत्सम 84 पे सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहां पे सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सूत का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर 85 नंबर। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा, निम्न में से सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 85 पे सही आंसर क्या करोगे भाई। आध्यात्मिक शब्द का विलोम भौतिक होता है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम होता है भौतिक। बारिश हो रही है इस समय, क्या बात है भाई। एटी फाइव पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या करोगे,
भौतिक कर लोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 86 नंबर है। 86 नंबर में कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करो, कभी भी अपनी मित्र की उन्नति पर ना करो। तो अहंकार, वैराग्य, द्वेष, ईर्ष्या। तो सही आंसर क्या होगा 86 में? ईर्ष्या करेंगे यहाँ पे, ईर्ष्या ना करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 87 नंबर। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप वाला शब्द कौन सा है निम्न में से बताइए। शुद्ध रूप वाला शब्द, देखिए उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप वाला शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये बिल्कुल सही और शुद्ध है भैया, ए, जिसमें आधा जा, फिर से आधा जा, फिर वाह, फिर ला, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है। 88 में कह रहा है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। मतलब वाक्य का प्रकार कैसा, ये मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। दोस्तों जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, ये मिश्र वाक्य होगा, सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य कब होता है? जब जहां पर दो वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। तो यहां पर समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो ये तो हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 89 नंबर क्वेश्चन है। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक बोल्ड अक्षर दिया गया। बोल्ड मतलब हो गया कि रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है। रेखांकित शब्द मैंने यहां पर कर दिया है, इसके स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है। 89 पे जो सही आंसर है नीर के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्योंकि नीर का जो अर्थ होता है, नीर का अर्थ पानी होता है, तो पानी पर तो पक्षी लौट के नहीं आते ना, वो नीड़ पर आते। नीड़, नीड़ मतलब होता है पक्षियों का घर, घोंसला। तो नीड़ करोगे यहाँ पे बिल्कुल सही। क्या करोगे? नीड़ करोगे, नीड़, पक्षियों का घोंसला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है? चलो भाई देखो, अशुद्ध शब्द का पता लगाओ। यहाँ पे देखो गौर से, देखो गौर से देखो और अशुद्ध शब्द का पता लगाओ। 90 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या होगा भैया? कृतज्ञ, प्रतिज्ञा, शुष्क, ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। कृतज्ञ, सॉरी, प्रतिज्ञा, विशिष्ट और कृतज्ञ। विशिष्ट होता है, विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट होता, विशिष्ट नहीं होता। ये सही है तीनों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? 91 पे राइट आंसर बताएंगे। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो यहां पर देखिए दुर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 92 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ? धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ? धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ? तो धर्म धन अवलंब धन ई। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म धन अवलंब धन ई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 93 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? लो, जोर जोर से आवाजें आने लगी बारिश की। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? लगान है, आना है, आनंद है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आन मान। तो आन प्रत्यय का प्रयोग किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला ए ही सही होगा, ठीक है, लगान। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 94 नंबर है। 94 में आपसे कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? हाँ भाई बारिश हो रही है कानपुर में।
94 पे राइट आंसर बताएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं। शेष दोनों शब्द क्या हैं? बचे हुए शेष, शेष मतलब बचे हुए। 94 पे राइट आंसर क्या करोगे? भाई जिसकी और उसकी, यही तो बच रहा है ना, तो ये हो जाएगा सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम होगा ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 95 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लाल से निर्मित शब्द है लाली, तो काला से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? काला से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? लाल से निर्मित शब्द है लाली, तो काला से निर्मित शब्द क्या होगा? काली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, रोना का सकर्मक रूप क्या है? रोना का सकर्मक रूप क्या है? नाइन्टी सिक्स पे सही आंसर बताइए। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना। रोना का सकर्मक रूप हो जाएगा रुलाना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आवाज उठाना यानी विरोध करना, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, 2-3 बार पूछा गया है। सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद का 98 पे। सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सट धन आनन। क्या होगा? सट धन आनन होगा। 98 पे सट धन आनन बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, सट धन आनन। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर 99 नंबर, इसमें है गा कर खा कर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गा कर खा कर क्रियाओं को क्या कहते हैं? 99 पे राइट आंसर बताओ जल्दी से। 99 पे राइट आंसर क्या होगा? गा कर खा कर क्रियाओं को क्या कहते हैं? देखिए ये पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, गा कर, खा कर, नहा कर, हैं, ये सारी क्या होती हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। ये सारी पूर्वकालिक क्रिया होती है, मतलब जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे गा कर, तो गा क्या है? एक क्रिया है। खा क्या है? क्रिया है। हैं? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 100 नंबर क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं, बधाई हो। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। इसके बाद में रीजनिंग की आपकी क्लास होगी। ठीक है। रीजनिंग की क्लास 1 बजे से करें, ठीक रहेगा। रीजनिंग की क्लास 1 बजे से करें, आधे घंटे का गैप दे दें आप लोगों को। रीजनिंग की क्लास करानी है भैया, टाइमिंग 1 बजे से रखें, क्योंकि आज तो संडे वाली क्लास होगी। एक बजे से रखें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 बजे क्लास स्टार्ट होगी फिर। सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक लेवल में बीएड जीतेगा या बीटीसी, ये तो इनका मामला चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहते हैं लोग। एक वाक्य शुद्ध अशुद्ध है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 100 नंबर पे। तो उसके अंग अंग सजाए गए, ये वाला क्या है? अशुद्ध है। उसके अंग शब्द एक बार ही आएगा, तो उसके अंग सजाए गए, अंग अंग नहीं, अंग सजाए गए।
सर आप बारह देवी में रहते हैं? नहीं भाई, बारह देवी में नहीं रहते हैं। चलो यहीं पे क्लास को फिनिश करते हैं, उसके बाद में फिर रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग जो है वो 1 बजे रखेंगे हम लोग, ठीक है? 1 बजे रखेंगे रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग, ठीक है? जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1 बजे। इवेंट लगा दूंगा मैं, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बारह देवी में नहीं रहते हैं, नौबस्ता नाम आपने सुना होगा, नौबस्ता वो लोकेशन है।